Popular Front of India is confident that even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी PFI के साथ आ जाता है, PFI would subjugate the coward majority community. उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। हिंदुओं से SC STs को डिटैच कर देंगे और RSS या वैसी संस्थाओं को, चाहे VHP है, बजरंग दल है, कोई भी है, उसको हम ऐसे बताएंगे, SC STs के मन में अविश्वास लाएंगे कि ये लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तुम इनसे हटो और तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे अधिकारों की बात करेंगे। जब हमारे पास एनफ लोग इधर उधर हमें बचाने के लिए हो जाएंगे, तब हम ओवर्टली ये काम करेंगे जो अभी तक कोवर्टली कर रहे हैं। हम सिस्टमिक और वाइड स्प्रेड एलिमिनेशन हम करना शुरू करेंगे इस्लामिक ग्लोरी के लिए। एग्जैक्ट यही शब्द हैं इसके लिए, सिस्टमैटिक और वाइड स्प्रेड एलिमिनेशन। मतलब अब एक या दो आदमी या एक समूह नहीं मारा जाएगा, जेनोसाइड की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद जो फाइनल है वो है कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो शरीयत के हिसाब से होगा। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आप सबने कल से इंडिया 2047 ये एक डॉक्यूमेंट देखा होगा, ट्विटर पे काफ़ी घूम रहा है और पटना के SSP ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है। इसमें PFI जो CAA के टाइम रिस्पॉन्सिबल था पूरा वायलेंस के लिए, उसके बाद दिल्ली में जो राइट्स हुए, दिल्ली दंगे 2020 में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद कानपुर में जो अभी रिसेंटली वायलेंस हुआ है उसमें रिस्पॉन्सिबल था। इसकी एक जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वो हिजाब वाले जो मामले थे कर्नाटक में, उसको लेकर रिस्पॉन्सिबल था। तो इन लोगों ने एक 7 पन्ने का डॉक्यूमेंट इंटरनल सर्कुलेशन के लिए बनाया हुआ है कि कैसे भारत में 2047 तक इस्लामिक राज्य की स्थापना हो सके, और उसके इन्होंने चरणबद्ध तरीके से उन्होंने पूरा एक प्रक्रिया जो है वो समझाई हुई है। तो उसी पे बात करेंगे आज हम लोग कि उस डॉक्यूमेंट में आखिर क्या है ऐसा। और मैं इसी डॉक्यूमेंट पर बात करके, कई लोग पूछेंगे कि आप इस पे बात करेंगे, तो एक तरह से आप तो उसको एक्सप्लेन करके जो वैसे मुस्लिम हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंग्लिश में है, उसी को आप समझा भी रहे हैं। तो नहीं, मेरा टारगेट वो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे उस तरह की जनता देखती है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है और किस स्तर से चल रहा है और क्यों ऐसे डॉक्यूमेंट्स को गंभीरता से लेना चाहिए। इसे हमें ऐसे नहीं कि अरे वो 7 पन्ने का है, ये तो ऐसे ही लिख देते हैं इन लोगों का। नहीं, आप देखिए कि गोल कितना आगे का है। ये ऐसा नहीं 2024 का है, 29 का नहीं, 2047 का है। और उन्होंने पूरा जिस एक तरह से कह सकते हैं डिटेलिंग के साथ लिखा है उसमें कि कैसे एक टाइम आएगा तो हम पहले छिटपुट लोगों को मारना शुरू करेंगे, उसके बाद हम मास स्केल पे मर्डर्स और एलिमिनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और कैसे इसमें तुर्की से लेके अन्य इस्लामिक संस्थाएं हमें मदद करेंगी, चाहे उनको डिफेंड करने के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पे या फिर उनकी फंडिंग के लिए। और इस डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सिर्फ लिखित नहीं है, उसके हिस्सों के एग्जीक्यूशन को, क्रियान्वयन को हमने देखा है होते हुए, और बहुत रिसेंटली होते हुए देखा है। उमेश कोल्हे तक के इसके तार जो हैं जुड़े हुए हैं, उदयपुर में जो हुआ उसमें जुड़े हुए हैं, अजमेर में जो हो रहा था उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं है कि हवाई हो रही है और कहीं से PDF मिल गया उसको फैला के जो है संघी लोग जो है बवाल काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए सबसे एक गौर करने वाली बात है, ध्यातव्य यह है कि ये पटना से आया है। ये डॉक्यूमेंट जो पकड़े गए हैं पटना और बिहार, मतलब बिहार को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज्ड अगर कैडर कहीं पे है इस्लामिक वायलेंस का या टेररिज्म का, दरभंगा मॉड्यूल, वो भी बिहार में ही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, और ये
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है डू पॉलिटिक्स का, कि कश्मीर के मस्जिदों तक में हम बैठ के आए हैं और वहाँ जो बातें कर रहा होता है इमाम या जो भी है रेडिकलाइजेशन के लिए, वो बिहारी या यूपी का होता है, मोस्टली बिहारी होता है। तो ये एक कनेक्शन जो है ना, ये टेरर का बिहार से, ये इस पे तो ऐसी ऐसी जानकारियां मेरे पास हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में कई जगहों पे, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट तक में, बेगूसराय है, उसके बगल में समस्तीपुर है, उसके बाद फिर दरभंगा, इन सब जगहों पे ढाका के टाइम से नमाज पढ़ी जाती है। बांग्लादेशी मुसलमान जो आए हैं वो इंडियन टाइम से नहीं पढ़ते, ऐसी अलग अलग मस्जिदें बन चुकी हैं दरभंगा से। और उस पूरा वो मिथिला वाला जो इलाका है, इससे हम और आप कई बार सुन चुके हैं कि बम बनाने में हाथ फट गया, बिल्डिंग गिर गई, ये सारी बातें हो गई। तो बिहार इसके केंद्र में है, इस पर भी गंभीरता से केंद्रीय एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। बिहार से एक बात और याद आती है, शर्जील इमाम को याद कीजिए। शर्जील इमाम जिस तरह से बात कर रहा था दिसंबर 2019 में और फिर जनवरी 2020 में, और जिस स्पीच के कारण वो पकड़ा गया है, बिहारी था, जहानाबाद से पकड़ा गया है, क्वालिफाइड है, और उसने जो जो बातें बोली हैं वो सारी बातें लगभग इसी डॉक्यूमेंट से मेल खाती हैं। उसने यह बताया है कि कैसे जो है ब्रिटिश राज के ही टाइम से हमें जो है नीचा दिखाया जाता था, उसके बाद अपर कास्ट हिंदू जो है हमें प्रताड़ित कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, मुस्लिम लोगों को अवसर नहीं दिए जाते काम के, सरकारी नौकरियों में जानबूझ के हमें दूर रखा जाता है। इन सारी बातों का कोई तथ्यात्मक जो है इसकी पुष्टि आप नहीं कर सकते। कोई डेटा ऐसा नहीं है जो प्रूव करे कि मुसलमानों को जॉब नहीं मिल रही है या उनके नाम के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसको साबित करने के लिए कुछ नहीं। यहाँ का राष्ट्रपति मुस्लिम बन चुका है, उपराष्ट्रपति मुस्लिम बन चुका है, सेना में टॉप तक, मतलब टॉप तक अगर नहीं गए तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल तक के रैंक के, मेजर जनरल तक के रैंक में गए हैं मुस्लिम लोग। पुलिस में हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, ये सब में गए हैं। तो ये जो हवाई बातें करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोगों के और खास करके उनके जो वल्नरेबल हैं इन सब तरह की बातों के, उनको एक तरह से पुश करने के लिए अपने एजेंडे की तरफ। पीएफआई का जो ये डॉक्यूमेंट है उसका तो मैं एक एक पॉइंट को लेकर विश्लेषण करूंगा इस वीडियो में। उसमें पूरा बताया गया कि कैसे तुम्हें सताया गया है, और तुम्हें नहीं भी सताया गया तुम बोलो कि तुम्हें सताया गया है, क्योंकि हमारा गोल जो है 100 साल के हिंदू शासन का अंत करना है। इस तरह की बातें इसमें हैं। शर्जील वाली एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि उसने कहा था कि क्या भारत के कुछ मुसलमान भारत के 500 बड़े शहरों को एक साथ चक्का जाम नहीं कर सकते, पूरा भारत ही ठप नहीं कर सकते। तो शर्जील इमाम की समस्या ये थी कि उसने समय से पहले एक तरह से पूरा का पूरा प्लान ही जो है पीएफआई जैसी संस्थाओं का वो बाहर कर दिया था, वो आउट इन द ओपन कर दिया था। और उसके बाद से जब हम देख रहे हैं और जिस तरह की ये इस डॉक्यूमेंट में जिस तरह की बातें कही गई हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि इसका एग्जीक्यूशन ऑलरेडी प्रोसेस में है। और ये आज का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कई सालों पहले का है, और इसके हर बिंदुवार इनका जो है पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट, उसके एक एक बिंदुओं पर काम होना आरंभ हो चुका है। इसमें आप देखिए जो पकड़े गए हैं उनकी जो लिस्ट है, उसमें टॉप के बिजनेसमैन है जिसकी फैक्ट्रीज है, एक्स कॉप्स हैं इसमें, मतलब पुलिस वाले जो मुस्लिम हैं वो भी इसमें पकड़े गए हैं। उसके बाद छिटपुट कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है वो लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसी में आ रहे हैं। इस पर आप चाहे फंडिंग के लेवल पे देख लीजिए, आप कैडर को जोड़ने के लेवल पे देख लीजिए, आप इंटरनेशनली जिस तरह से अभी हुआ ना नुपुर शर्मा वाले केस में, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे ये भी जुड़ा हुआ है और कैसे इस डॉक्यूमेंट में वो भी मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आप हर तरफ से देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलरली डिटेल्ड टाइप से हिंदुओं को
टारगेट पे लेके और कैसे तथाकथित निचली जातियां जो हैं, एससीज और एसटीज जो हैं, उनको अपने फोल्ड में ला के कैसे उनको यूज करके और बाद में डिस्पोज कर देने का सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है, इसका आरंभ होता है कि भारत में अभी वर्तमान में मुसलमानों की स्थिति क्या है, और इसकी शुरुआत करने से पहले इन्होंने ब्रिटिश राज के समय की बातें की कि कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो है छीन लिए गए, हमें जो विशेषाधिकार थे वो हमसे छीन कर अलग कर दिए गए, और इंडिपेंडेंस के बाद अपर कास्ट हिंदुओं की सरकारों ने हमें कैसे दबाया है और हमें कैसे वंचित रखा है। जैसे कि ब्रिटिश लोग तो हिंदुओं के बड़े मतलब उनके तो प्रेम में पड़े हुए थे, या उनको तो एकदम बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग दे रहे थे। ब्रिटिश लोग उन्हीं का प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनसे लॉयल थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक जब राष्ट्र का विभाजन होता है तो ब्रिटिश किसके फेरे में पड़े हुए थे ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। फूट डालो शासन करो की नीति। तो इसमें मुसलमानों का क्लेम करना कि उन्हें टारगेट किया जा रहा था और हिंदुओं को ऊपर बढ़ाया जाता है, ये मूर्खतापूर्ण है और ये फेक हिस्ट्री पढ़ाने जैसा है। व्हाट्सएप तो उस वक्त नहीं था, लेकिन अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है इनका, उसका ये हिस्सा बन चुका है। इस हिस्से में जब वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स की बात करते हैं कि मुसलमानों की भारत में वर्तमान में स्थिति क्या है, इसमें इन्होंने हर चीज को ब्लेम किया है सिवाय अपने आप को। इन्होंने लिखा है कि हमें जो है फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, हमारे बच्चे को माइनिंग जो है माइंस है, कोल माइंस हैं या बाकी तरह के माइंस हैं, उसमें काम करना पड़ता है, हमें मीनियल जॉब्स करने पड़ते हैं और हमें दलितों के साथ compete करना पड़ता है उन रोजगारों के लिए भी। इस तरह की बातें अब कही हैं। आपने सब चीज को ब्लेम कर लिया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में यह नहीं बताया गया कैसे मुसलमान बच्चों का जो एजुकेशन जो है, उनका लिटरेसी रेट जो है वो कैसे सबसे लो है। आखिर हिंदुओं में कैसे लिटरेसी रेट जो है ऊपर जा रही है। इसके बारे में एक रिसर्च आई थी कि इनके लिटरेसी रेट का ग्रोथ जो है एससी और एसटी से भी नीचे है। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम्स की स्थिति कम्युनिटी एज ए होल, उनकी स्थिति दलितों से भी खराब थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। नहीं, काफ़ी वेल्दी फैमिलीज भी थे, अशराफ जो है इनके वो अच्छे खासे थे। जो दलित और पिछड़े थे वो पसमानदा थे, और उनको भी इसी कट्टरपंथी शिक्षा के तहत जो है उनको वंचित रखा गया शिक्षा से, और उनको बाकी हर तरह की शिक्षा जो है वो दी गई है। अगर आज आपकी मात्र 1 to 1.5% वुमेन जो है ग्रेजुएशन कर पाती हैं पूरे पॉपुलेशन में, तो इसके लिए हिंदू जो है उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए आप उत्तरदायी। Under fascist regime, our existence itself becomes resistance. Our voice is against the misogynistic beliefs. My choice, my right. Hijab is my pride. We will take back what is ours. Against the atrocities on women. Against the saffronization of education. For our identity, for our right. Ensure freedom of choice. Uphold democratical values. Girls' Conference on July 16th in Mangalore. Join us, girls. Let's be the voice against tyrannical rule of fascist. आप बच्चियों को हिजाब पहना के बोलोगे कि यही फ्रीडम है, इसी में तुम स्कूल जाओ। ईरान में सारी लड़कियां अब हिजाब फेंक रही हैं। पूरी दुनिया में नो हिजाब मूवमेंट चल रहा है, और पीएफआई यहाँ पे हिजाब के लिए मूवमेंट, और वो बता रहा है कैसे ये लिबरेटिंग है। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे जॉब्स ले रहे हैं और सरकार हमें जॉब नहीं दे रही, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कम्युनिटी एज ए होल कि क्या सिर्फ मदरसे के एजुकेशन से आप उन सरकारी नौकरियों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक है कि आपका जो ज़कात फाउंडेशन है वो तो लगातार ट्रेन करके आईएएस और आईपीएस बना रहा है या नहीं मुसलमान बच्चों को। जामिया में जो स्पेशल कोचिंग चलती है उससे बच्चे जा रहे हैं कि नहीं। तो क्या एजुकेशन मुसलमान बच्चों को अपलिफ्ट करने का एक
माध्यम नहीं है। अगर है तो आप लोग जो ये मतलब पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहे हो कि हिंदुओं की साजिश है, अपर कास्ट हिंदुओं की, ये वामपंथियों का नैरेटिव है बाय द वे, जिसको मुसलमानों ने अपना लिया है, खास करके पीएफआई ने, कि सबको ब्लेम करो अपने आप को छोड़ के। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमें सरकारी नौकरी जो है वैसी ही चाहिए जो बाकियों को मिल रही है। इसके बाद इन्होंने जो बताया है इसी में इनके पहले पॉइंट के अंतिम उसमें, कि हमें एक इस्लामिक सर्वाइवल मॉडल जो है वो पूरी दुनिया को देना है। क्योंकि हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, मोहल्ले से लेके और एमपी तक, उनके पास विजन नहीं है। और विजन क्या है? विजन है इस्लामिक ग्लोरी, मतलब भारत पे इस्लाम का राज। तो उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि पीएफआई जो है आगे आएगा और भारत में मुसलमान जो है दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सत्यनिष्ठा की बात की है कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं और विश्व में भी किसी भी देश में मुस्लिम की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम इतनी बड़ी आबादी हो के हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व आता है कि हमें मुसलमानों के उत्थान के लिए, और उत्थान मतलब इस्लामिक रूल इन इंडिया, उसके लिए हमें ही यह उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेना पड़ेगा और हमें एक मॉडल देना पड़ेगा, सर्वाइवल मॉडल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम जो है सबसे बड़ी जनसंख्या नहीं है, और कैसे उसको एग्जीक्यूट करके जो अल्लाह का शासन पूरी धरती पे, क्योंकि मुसलमान जो है पूरी धरती पे शासन करने के लिए पैदा हुआ है, उसके टुवर्ड्स हम कैसे काम करें और उसको कैसे रियलाइज करें, उसको धरातलीकरण उसका कैसे किया जाए, उसको वास्तविकता में कैसे उतारा जाए। तो ये पूरा इन्होंने बोला है कि हमारे पास है, हम लोग इतने फिरकों में बटे हुए हैं, पीएफआई जो है एक अकेली ऐसी संस्था बननी चाहिए जिसके अंदर बाकी सब लोग आए और हम जिस तरह से चाहें आपको ट्रेन करें, चाहे एकेडमिकली हो, एकेडमिकली मतलब एक्सप्लोसिव्स और वेपनरी में, इस तरह में मतलब सबजुगेशन के लिए, दासत्व के लिए, भारत को फिर से गुलाम बनाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए उसमें हम आपको ट्रेन करेंगे, और ये मॉडल जो है पूरे विश्व के लिए पीएफआई एक देगा। अब इनका अगला आता है कि 2047 इंडिया 2047 इनका जो मिशन है, वो मिशन क्या है कि हम 100 सालों के इंडिया के इंडिपेंडेंस को खत्म कर देंगे, उसकी समाप्ति के लिए काम करेंगे। और ये पॉलिटिकल रूल के लिए नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड्स अगर आप कहें कि वी विल एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब आपका है कि आप काफिरों को गुलाम बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आप ये नहीं चाह रहे हैं कि हम, मतलब वो भी एक तरह से डिबेटेबल है, हम चर्चा कर सकते हैं कि ठीक है कि हम अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा लें या अपने प्रभाव का दायरा हम इतना, उस वृत्त को इतना व्यापक कर दें कि उसमें बाकी लोग भी हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करें, हमारे पार्टियों के नेताओं का समर्थन करें, और हम जो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लेके हम जो है अपने लोगों की समस्याओं को केंद्र तक जो है पहुंचाने की कोशिश करें, हमारे ज़्यादा मंत्री बने, हमारे प्रधानमंत्री बने, हमारे राष्ट्रपति बने। आप ये भी रास्ता नहीं अपना रहे हैं, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम काफिरों के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट इंडिया एज इट इज, एज वी नो इट, इसको हम 100 सालों के बाद खत्म कर देंगे, 1947 से 2047 में पहुंचते हुए। ये बात आगे कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है मुसलमानों से छीन ली गई, वो हमें वापस छीनना है। अब यही है कि इस तरह का स्मृति भ्रम या स्मृति दोष जो होता है वो काफ़ी मुसलमानों को इस देश में है कि हमने 800 साल राज किया, हमने 1000। ये जो है बाबरी मस्जिद की बात जब करते हैं तो इनके लिए इतिहास जो है 1535 या 37 जब भी है तभी से आरंभ होता है, उससे पहले कुछ नहीं था। उसी तरह जब ये इस्लामिक रूल की बात करते हैं और बोल रहे हैं कि हम राइटफुल एयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, और हम जो इस्लामिक रूल में वापस लाएंगे, तो ये भूल जाते हैं कि उससे पहले किसका रूल था, शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, और तमाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम तो पीछे और जाएंगे, फिर तो हिंदुओं को भी इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बना के कि हम जो है
हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये भी तो प्रयास में होना चाहिए जब इसी लॉजिक से चलना है, क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री भले कन्वर्ट है, ये पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट बनाया होगा ये 4 से 5 जनरेशन पहले कन्वर्ट हुए होंगे इसके बाप दादा, और इसको लग रहा है कि ये जो है वो मतलब बहादुर शाह जफर का नाती यही था। ये बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि औरंगजेब और बाबर के लीनियज से ही ये लोग आए हैं, और सब के सब अपने आप को मतलब भारत में अंसारी ज्यादा हैं, सऊदी में कम है। कई लोग अपने आप को सीधा मोहम्मद के लीनियज से जोड़ते हैं, और इनके पास मतलब साबित ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, लेकिन आप देखिए कि कहां तक इनकी सोच जाती है और किस तरह से ये हिस्टोरिकल रॉन्ग अपने आप को बताते हैं कि ये देखो हमारे साथ ये हो गया। मतलब आप एक तरह से यह स्वीकार किया जा रहा है कि 1947 से पहले भी जब ये कहते हैं कि हम लोग एक साथ लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो ये नहीं लड़ रहे थे। इनका एम है कि ये आज़ादी के लिए आज भी लड़ रहे हैं, और 2047 में जो हम स्वतंत्रता पाएंगे और भारत को हम गुलाम बनाएंगे, ये इनका मेन मोटिव है यहाँ पे। अब आप देखिए कि इसके लिए ये पावर कैसे रिटर्न करेगा, उसके लिए बोल रहे हैं कि हमें बहुसंख्यक होने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 9 जिले ऐसे हैं जहां पे 75% से अधिक आबादी है मुसलमानों की, तो ये कह रहा है कि हमें उसकी भी आवश्यकता नहीं है कि हम इतनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेके। बोल रहा है कि सिर्फ 10% मुसलमान इस देश के गंभीर हो जाएं हमारे मिशन को लेके, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम अपने साथ एससीज और एसटीज को जो है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो है उनको जोड़ेंगे, और उनको साथ लेकर, और उनको भी धोखे से साथ लेकर। उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि हमें ऐसा नहीं है कि उनको साथ चिपकाए चलना है, नहीं, उनको हम बार बार ये बताएंगे कि अपर कास्ट हिंदू है, ये संघ वाले हैं, ये हिंदुत्ववादी हैं, ये लोग जो है तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो वो 10% मुस्लिम हो जाए और बाकी SC ST को जोड़ लेंगे, तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अब ये जो है आगे बोलते हैं कि हमें यह लोगों को बताते रहना है, PFI काडर को और मुसलमानों को, सबको, यंग मुस्लिम्स जो हैं उनको, कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम दंगा करें, टारगेटेड एलिमिनेशन करें, कन्हैया लाल वाला आप देख लीजिए, किशन भरवार हो गया, मतलब जो भी है, जो भी करें, ये सब दीन के लिए हम कर रहे हैं, मजहब के लिए कर रहे हैं, और हम उस दीन के लिए कर रहे हैं जो अल्लाह का सुझाया हुआ है, और पूरे धरती पर मुसलमान जो है शासन करने के लिए उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसी की तरह कर रहे हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि तुम किसी को मार दो, दंगा कर दो, ये सब उसी के तरफ जो है आगे बढ़ने के स्टेजेज हैं, और इसके लिए कोई गिल्ट ट्रिप, अपराध बोध जो है किसी भी मुसलमान में या PFI के काडर में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बात होती है 4 स्टेजेज की, कि किस किस स्टेज में ये क्या करेंगे ताकि इनका जो मिशन 2047 है वो पूरा हो सके। पहला स्टेज है कि कैसे हम PFI, पीसफुल फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सब सिमी और ये सब जो बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के लोगों द्वारा बनाई हुई संस्था है। इनके पास CAA के टाइम में जो शाहीन बाग हुआ था, 100 करोड़ रुपया कैश में था, 60 करोड़ रुपया रखा हुआ था शाहीन बाग में, जहां से जो है 3 महीने ये नौटंकी चली, और बाद में जो 53 लोग मारे गए थे। तो इतना इनकी व्यापकता है ऑलरेडी। 750 फेक आइडेंटिटी कार्ड लेके जामिया में ये लोग घुसे हुए थे, और जामिया नगर वाले इलाके में इनके काडर जो है रह रहे थे। इनकी जो मंशा थी वो थी 18, 19 और 20 दिसंबर 2019 को उस एरिया में 3-4 आपको याद होगा DTC की बसेस थी, जिसमें CNG के बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, उसमें आग लगा के उसमें ब्लास्ट करना ताकि पूरा का पूरा ब्लॉक ही उड़ जाए, और उसके बेसिस पे दंगे जो है क्रिएट कर पाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का धन्यवाद कि उन्होंने समय रहते वैसा होने से बचाया, और एक भी व्यक्ति की जो है हत्या नहीं हुई। लेकिन फिर जो है शाहीन बाग आता है। तो प्लानिंग इनका पूरा मतलब इंटेंसिव तरीके से चल रहा था। अब जो है पहले यूनिफाई करना है कि मुसलमानों में जितने फिरके हैं वो सब
वो सब रहे ना रहे, लेकिन सारे के सारे लोग पीएफआई को एक संस्था मानो कि ये हमारे उत्थान के लिए कार्यरत है। और उसके बाद फिर एक्सपैंड करना है उसको, पहले एक जगह, फिर दूसरे जगह, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ग्रामीण लेवल पे, फिर घर के लेवल तक पे, वो भी उन्होंने आगे डिटेल किया हुआ है। इसके बाद क्या है इसी स्टेज में कि हमें जहां कोई मुद्दा नहीं है, जहां कोई ग्रीवांस नहीं है, जहां कोई समस्या नहीं है, वहां भी समस्याएं उत्पन्न करनी होंगी। नॉन इश्यूज को इश्यूज की तरह हमें दिखाना होगा। अब देखिए कि ये इस यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट में जो कल पकड़ा गया है, और इसका एग्जीक्यूशन देखिए कब से हो रहा है, बहुत रिसेंट, इसी साल में अगर चले जाएं। हिजाब वाला मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था, एक स्कूल में ऐसा हुआ था, वहाँ एक रूल है, और आज से नहीं दशकों से ऐसे नियम चले आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हिजाब को मुद्दा बनाया गया। हिजाब को मुद्दा क्यों बनाया गया? उससे पहले जो है कई हत्याएं हो चुकी थी, लिंचिंग हो चुकी थी, उस पर डिबेट चल रहा था, और उसके बाद जो है मतलब मेला कमेटी और तमाम तरह की चीज़ें थी। वहाँ पे इन्होंने सोचा कि किस तरह से इसको हम आगे पुश करें ताकि यही डिबेट में शामिल हो। और याद कीजिए कि तुर्की से लेके मतलब इंग्लैंड, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको सपोर्ट मिल रहा था हिजाब वाले में। तो नॉन इशू था, इशू बनाया। नुपुर शर्मा वाला नॉन इशू था, हदीद की लाइनें कोट की गई थी, जो जाकिर नायक भी बोलता है और इस्लाम के सारे उलेमा बोलते हैं, जितने इमाम हैं सब के सब बोलते हैं कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है जो भी नुपुर शर्मा ने बोला। वो भी नॉन इशू था, जुबैर ने उसको इशू बनाया, और इतना बड़ा इशू बनाया कि वो डिप्लोमेटिक एक समस्या बन के उत्पन्न हो गई। और उसके लिए OIC जो है, इस्लामिक राष्ट्रों की संस्था 57 मुस्लिम देशों की, उस तक ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स बहरीन, कतर, सऊदी, UAE सब से जो है आए इसकी भर्त्सना करते हुए। नॉन इशू था, उसको इशू बनाया। CAA नॉन इशू था, इसमें मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना इसमें नहीं, वो विदेश के भी मुसलमानों के लिए नहीं है, इससे भारत के मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसको इशू बना के दिल्ली दंगे हुए, 53 लोग जो है उसमें मारे गए। तो ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। जिस तरह से दंगे हुए थे जब ट्रंप आया हुआ था, अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ था, उस वक्त ये सब हुआ, तो आपको समझना चाहिए कि कितनी गंभीर बात है। उसके बाद इनका जो है उसी स्टेज में, पहले स्टेज में है कि हम वेपन्स ट्रेनिंग देंगे, एक्सप्लोसिव्स की ट्रेनिंग देंगे लोगों को, और PE इन्होंने लिखा है, शायद फिजिकल एजुकेशन उनका मतलब हो कि ये लोग ऐसी गुप्त जगहों पर इस तरह के आयोजन करेंगे जहां पे इनके जो विश्वस्त लोग हैं, काडर हैं, उनको सिखाया जाएगा कि कैसे चाकू चलाना है, किस तरह चाकू मारने से गर्दन अलग होती है, किस तरह चाकू मारने से डेथ जो है श्योर हो जाता है, किस तरह चाकू मारने से मल्टीपल ऑर्गन्स जो है अफेक्ट होते हैं, जो मतलब बड़े अपर बॉडी पार्ट में जो ऑर्गन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये भी सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये आज से नहीं, कमलेश तिवारी हो गए या उससे पहले भी जो भी इस्लामिक लिंचिंग का शिकार हिंदू हुआ है, सब में आप देखिए, रिंकू शर्मा, उसके रीढ़ में डैगर मारा गया था 8 इंच का, और उसको घुमा दिया गया था, इंश्योर क्या कि उसके एक ही वार में उसकी हत्या हो जाए। अगर आपको पहला ही वार करना है तो इस तरह से करो कि वही इंश्योर कर दे डेथ हो जाए, बाद में भी मार दो। अब 26 बार मारा गया था कन्हैया लाल को, उमेश कोल्हे को भी उसी तरह से स्टैप किया गया, किशन भरवार जो था उसको तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। इस तरह की चीजें जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑलरेडी हो रहा है। मतलब ये डॉक्यूमेंट कोई नया नहीं है, बहुत समय से प्रचलन में है, आंतरिक प्रचलन के लिए है, और उस पे जो है कार्य हो रहा है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, एक एग्जीक्यूशन लेवल पे भी इस पे काम हो रहा है। अब दूसरा चरण जो है इनका है कि वायलेंस को, हिंसा को, काफिरों को टेरराइज करने के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। इस तरह की ब्रुटैलिटी दिखाओ कि लोग देखकर सहम जाए।
ये आपने देखा। फिर वही सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। हाल का अगर लें, कन्हैया लाल वाले में क्या हुआ, उमेश कोल्हे वाले में क्या हुआ, और उसके बाद आपने इंडिया टुडे की एक स्टिंग जो है वो सुनी होगी, ऑडियो क्लिप्स। लोग आ रहे हैं और उसको धमका रहा है कि तू जो है माफ़ी मांग, तूने बनाया, नहीं तो तेरा भी हाल वैसा ही करेंगे। और लोग एक्चुअली माफ़ी मांग रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये भी सिर्फ लिखा हुआ नहीं, वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। कैसे हमारे जो भी काडर हैं पीएफआई के, वो बम फेंकें, गोली चलाएं, चाकू चलाएं, लेकिन हमारे जो अच्छे अच्छे वॉरियर्स हैं वो छुपे भी रहें, वो सिक्योरिटी एजेंसीज की आंखों में ना आए। ये वॉरियर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, जुबैर भी हो सकता है कि अभी तक इसने कितने अच्छे से मतलब एफसीआरए का वायलेशन किया, 56 लाख रुपए का। कल परसों ही जो है जिरा में वकील जो है वो बता रहे थे कहाँ कहाँ से फंडिंग जुटा रहा था, और इस आदमी का आगे पीछे किसी को नहीं मालूम है, भाई है, बहन है, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को नहीं मालूम है। तो ये आप देखिए कि जो मोबिलाइज हो रहा है ज़मीन पे और जो मोबिलाइज करने वाला है, जिस भी व्यक्ति की शिक्षा का स्तर जो भी है, वो वहीं से पीएफआई के उस जो ग्लोरी ऑफ इस्लाम, उस टारगेट के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है और वो काम कर रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि मास मोबिलाइजेशन हम करेंगे लगातार। उसका भी उदाहरण आप देख लीजिए, बहुत रिसेंट एग्जांपल्स मैं दूंगा। मतलब मैं 92 में नहीं जाऊंगा कि फिर जो है बाबरी के बाद क्या हो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल शाहीन बाग से आरंभ करते हैं। एक शाहीन बाग यहाँ दिल्ली में बना, उसके बाद पूरे देश में शाहीन बाग। इनफैक्ट न्यूजीलैंड, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, हर जगह पे शाहीन बाग या तो बने या उनके समर्थन में लोग जो है खड़े होकर जुट गए। इसके बाद जो है आप जहांगीरपुरी देख लीजिए, हाल ही में हुआ है। उस पर भी कल दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया। उसमें बोला है कि स्पॉन्टेनियस नहीं था कि मतलब बुलडोजर लेके वहाँ पे गया और अनाधिकृत जो है जो भी जगह थी उसको नोचा। नहीं नहीं नहीं, उसने बोला कि ये पूरा सुनियोजित एकदम प्लान्ड तरीके से हो रहा था। रामनवमी में 7 राज्यों में वायलेंस हुई। पहले पत्थरबाजी होती थी, कहीं 1-2 ग्रुप में जो है छिटपुट थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब फुल ऑन वायलेंस होता है, राइट्स, दंगे की स्थिति उत्पन्न होती है। कानपुर में आपने देख लिया, उसके बाद सर तन से जुदा। ये सब जो है मास मोबिलाइजेशन का ही जो है उदाहरण है। फिर ये बोल रहे हैं कि हमें नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर को शील्ड की तरह इस्तेमाल करना है कि हम तो देखिए इसको फॉलो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप सबसे फाइन एग्जांपल जो ओवैसी है, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। जो मुस्लिम लोग जहाँ पे अपराधी होते हैं, जहाँ पे वो क्राइम करते हैं, उस पर कभी कोई कमेंट नहीं करेगा। लेकिन जुबैर अगर जेल गया है तो उसके बारे में ओवैसी कल भी स्पीच दे रहा था कि हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, और पूरा शेरो शायरी जो होती है वो उसकी चल रही थी। तो जब भी ये भीम मीम करते हैं, नेशनल फ्लैग लेके खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा कि शाहीन बाग से ज़्यादा नेशनल फ्लैग तो मैंने देश में कहीं नहीं देखा। भारत का पूरा मैप बना लिया था, सर्वधर्म संभाव हो रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े होकर एकदम शाहीन बाग के सपोर्ट में थे। तो ये सारी चीज़ें ये लिख रहे हैं कि सब फसाड है, ये बस एक वाह्यावरण है कि तुम्हें ऐसा दिखे, भीतर में कुछ और चल रहा है। और इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम सारे प्रोटेस्ट में इस तरह का यूज करें, SC STs को एलाइज बनाएं, उनको बोलें कि हम देखो अंबेडकर के साथ हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, तुम्हारे ऊपर जो है इन लोगों ने जो है बहुत अन्याय किया है, इसलिए जो है तुम हमारे साथ आ जाओ और हम जो है एक नई सरकार बनाएंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे आगे और फिर वो रूल करेंगे। उसी स्टेज में बात है कि हमें हर स्तर पे अपने लोगों को घुसाना है, इन्फिल्ट्रेट करना है, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो। अब हामिद अंसारी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आदमी वाइस प्रेसिडेंट बन गया और उसके तार देखिए। ईरान में बोला, कई एक्स रॉ ऑफिसर्स ने बोला है, NK सूद जी का इंटरव्यू हमारे डिफेंसिव ऑफेंस पे पड़ा हुआ है, जाके देखिए। उसमें उन्होंने बोला है कि कैसे ईरान में जाके रॉ ऑफिसर्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उनकी जो पूरी टीम थी उसको एक्सपोज कर दिया इसने।
इस आदमी को आप देखेंगे नेशनल फ्लैग को कभी सलामी देते हुए नहीं पाएंगे। ओबामा जब आया था तो उसकी बहुत एक फेमस तस्वीर है, वो सल्यूट नहीं कर रहा है नेशनल फ्लैग को। उपराष्ट्रपति है और वो नेशनल फ्लैग को सल्यूट नहीं कर सकता है। और हाल ही में एक पाकिस्तान का वो जो था, उसने ISI का बोला कि हम तो आते थे और हामिद अंसारी हमें फैसिलिटेट करता था। हामिद अंसारी अब बोल रहा है, नकार रहा है कि नहीं, मैं इस आदमी को जानता ही नहीं, लेकिन उसके फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उसके साथ वो बैठा हुआ है। और कल ही एक संस्था ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि कैसे हामिद अंसारी ने बोला था कि हमें मिलना है, और उसके साथ मेल मिलाप जो हुआ था। तो आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि हमें हर स्तर पे इन्फिल्ट्रेट करना है, वो एक्चुअल में हो रहा है। फिर है इसी स्टेज में दूसरे स्टेज का एक और पार्ट है कि हमें फंडिंग के लिए इस्लामिक राष्ट्रों से लाइजनिंग करनी है। जुबैर वाले कांड में आप देख लीजिए कि उसे सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है इस्लामिक राष्ट्रों से ही आया है, जिसके लिए उसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं था, फंड रिसीव किए जा रहा था। तो ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअल में ये सब हो रहा है। अब ये तीसरे स्टेज की बात करता है कि हम कैसे हिंदुओं से SC/ST को डिटैच कर देंगे और RSS या वैसी संस्थाओं को, चाहे VHP है, बजरंग दल है, कोई भी है, उसको हम ऐसे बताएंगे, SC/ST के मन में अविश्वास लाएंगे कि ये लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तुम इनसे हटो और तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे अधिकारों की बात करेंगे। उसके बाद जो है ये स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेपन्स और एक्सप्लोसिव की बात करते हैं कि अपने घरों में, अपने मस्जिदों में, अपने इन तमाम जगहों पे हमें हथियार और बम, इसकी स्टॉक पाइलिंग करनी है, और उसका यूज जो है फोर्थ स्टेज में कैसे होगा वो भी बताएंगे। तो आप देख लीजिए कि दिल्ली दंगों में वो एक NDTV वाला बड़ा फेमस जो है वो एक है कि ANI का ड्रोन कैमरे से फीड था कि मस्जिद के ऊपर पत्थरों का ढेर रखा हुआ है, और NDTV वालों ने मस्जिद वाला पार्ट हटा के सिर्फ घर के ऊपर जो रखा वो दिखाया। तो इनके जो मजहबी स्थल हैं वो भी स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं। और उस वक्त जो दिल्ली दंगों के समय में आया था कि हर घर के ऊपर पत्थर थे, ईंटें थी, और ये एक बार का नहीं, जहांगीरपुरी में भी यही हुआ। राजस्थान में जो पुलिस जो है कन्हैयालाल के हत्यारों को जो पकड़ने के लिए गई थी तो उसके ऊपर भी हमला होता है। जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे तो उसमें औरतों को एसिड के पाउच फेंकने को बोला गया था। एसिड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए थे, तो गहन प्लानिंग जो है उस समय भी चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें, और बम बनाने का, बांधने का, हर दूसरे तीसरे दिन आप बर्धमान से सुनते हैं स्टोरी, आप जो है एक मालदा है बंगाल में, वहाँ से सुनते हैं, हमारे दरभंगा से सुनते हैं, हर जगह से ऐसी स्टोरीज आप सुनते रहते हैं, ऐसे समाचार आते रहते हैं। अब चौथा स्टेज जो है इनका, उसमें है कि हमें PFI को एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाना है, सारे मुसलमानों का और बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साइडलाइन करना। ये ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड हो गया, या अलग अलग अंजुमने इस्लामिया या जमीयत उलेमा हिंद फलाना डिमका, ये सब अलग हो जाएंगे, साइडलाइन हो जाएंगे, और PFI जो है वो सुप्रीम संस्था जो है मुसलमानों की बन जाएगी। इसके लिए ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये बोल रहे हैं कि 50% SC और ST जो हैं उनका ट्रस्ट हमें गेन करना है, उनका विश्वास जीतना है, और उतना ही पॉलिटिकल पावर को यूसर्प करने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए, उसको कब्जे में लेने के लिए 50% SC/ST का सपोर्ट जो है मोर देन इनफ है, क्योंकि SC/ST जो है इस देश की लगभग 80% जनता है, और 40% उसमें से आ गया और बाकी 20% मुसलमान हैं ही, तो ऑलरेडी ये जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये पा सकते हैं, मतलब थियोरेटिकली ये पेपर पे कम से कम ये ऐसा ही बिलीव करते हैं। और फिर ये बोल रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा, जब 50% SC/ST और बाकी 20% जो है मुस्लिम्स एक साथ हो जाएंगे, तब ये कह रहे हैं कि हम पावर के जितने भी पोजीशंस हैं, लेजिस्लेटिव में तो हम ऐसे ही बाय वर्थ ऑफ जो है नंबर्स हम पहुंच ही जाएंगे लेजिस्लेचर में। उसके बाद ये कह रहे हैं जुडिशरी में हमारे जज होंगे, आर्मी में हमारे लोग होंगे, पुलिसिंग में हमारे लोग होंगे, ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग होंगे, हर जगह पे अपने लॉयलिस्ट को हम बिठा देंगे।
और उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगला जो है वो है, मतलब फोर्थ स्टेज का ही सब स्टेज है, कि जब ऐसा हो जाएगा फिर हम एलिमिनेशन आरंभ करेंगे। जो भी हमारे खिलाफ लिखेगा, बोलेगा या दिखेगा, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। और जब हमारे पास एनफ लोग इधर उधर हमें बचाने के लिए हो जाएंगे, तब हम ओवर्टली ये काम करेंगे जो अभी तक कोवर्टली कर रहे हैं। मतलब जो ये रैंडम जो है वायलेंस हो रहा है कि एक उधर मार दिया कर्नाटक में, एक कन्याकुमारी में मारा, एक गुवाहाटी में मारा, कुछ बंगाल में मार दिए, कुछ गुजरात में मार दिए, इस तरह का जो रैंडम एक एक छिटपुट हो रहा है, जो डराने के लिए अभी तक हम कर रहे थे, जो सेकेंड स्टेज में यूज हो रहा था, फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे कि हम मास स्केल पे एलिमिनेशन जो है आरंभ कर देंगे। सारे काफिरों का खात्मा जो है, इनका जो है फाइनल स्टेज का जो है फाइनल ये बातें हैं कि हम सिस्टमिक और वाइड स्प्रेड एलिमिनेशन हम करना शुरू करेंगे इस्लामिक ग्लोरी के लिए। एग्जैक्ट यही शब्द हैं इसके लिए, सिस्टमैटिक और वाइड स्प्रेड एलिमिनेशन। मतलब अब एक या दो आदमी या एक समूह नहीं मारा जाएगा, जेनोसाइड की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद जो फाइनल है वो है कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो शरीयत के हिसाब से होगा, इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पे होगा, और ऐसा करने में हमारी मदद जो है एक्सटर्नल फोर्सेज भी करेंगे। टर्की हो गया और इन सब की बात इन्होंने की है कि ये लोग आके हमारी मदद करेंगे। ये इनके 4 स्टेजेज हैं विजन 2047 का, इंडिया को 2047 में कैसे इस्लामी राष्ट्र बनाना है। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अभी हमें क्या क्या करना है, उसके बारे में इन्होंने बताया। आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाएं जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। अभी एक्चुअल में हमें सबसे पहला काम तो ये करना है, और वो चल भी रहा है ऑलरेडी, कि सरकार को हमें संघियों का, आरएसएस का एक एलाय बताना है, और नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के हमें अपने ग्रीवांसेस दिखाने हैं कि देखो मुसलमानों पे इतना अत्याचार हो रहा है और अत्याचार कौन कर रहा है। तो मुसलमान और सरकार के बीच में जो विश्वास का अभाव है, उसकी दरार जो है उसको और चौड़ी करनी है कि मुसलमानों के लिए ये सरकार कुछ भी नहीं कर रहे। भले मोदी जो है अपने वोटर बेस को डिप्लीट किए जा रहे हैं सबका विश्वास के चक्कर में, तृप्तिकरण की बातें हो रही हैं। तुष्टिकरण से तो ऑब्वियसली बीजेपी आगे आ चुका है, अब तृप्तिकरण पे आया है। वहाँ पे वो लगा हुआ है कि हम सबको सिलेंडर देंगे। हमारे जो है मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया ना कि भाई पॉपुलेशन मतलब मात्र 15% या 13% है मुसलमानों का, लेकिन 33% जो है हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम उन पर फंड जो है नॉर्मल से अधिक उस पर स्पेंड किया जा रहा है। तो ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता है। इसका कहना है पीएफआई का कि हम अभी इस ट्रस्ट डेफिसिट को जो कुछ मुसलमानों में है कि सरकार हमारी सहायता नहीं करती, तो उसको और चौड़ा करना है, उन्हें और भी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करना है। और उस सब के सेंटर में हमें बताना है कि आरएसएस वाले चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इस फेक नैरेटिव को, हिंदू राष्ट्र के फेक नैरेटिव को लगातार हमें पुश करते ही चले जाना है। इसके बाद इन्होंने बताया है मास मोबिलाइजेशन जो है लगातार हमें करते जाना है। वो कैसे होगा, तो उसके 3 इन्होंने चरण बताए कि सबसे पहला इंक्लूसिवनेस, मतलब सबको जोड़ो। ऐसा नहीं कि वो पसमानदा है और वो अशराफ है, वो अर्जल है, अलाफ है, नहीं, सबको जोड़ो, सबको साथ लेके चलो। उसके बाद है उनका आउटरीच है कि सबको बताओ कि हमारा मोटिव क्या है, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, एजुकेट करो उनको हमारे एम्स को लेके। और थर्ड है इंगेजमेंट, एक्चुअल में मोबिलाइजेशन, कि हम बोले कि वहाँ दंगा करना है तो लोग वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए, हम बोले यहाँ पोस्टरबाजी करनी है, लोग वहाँ पे पहुँच जाए, हम बोले कि यहाँ एक बाग बना दो शाहीन बाग टाइप का, तो लोग वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो ये मास मोबिलाइजेशन वाला चरण है।
उसके बाद इनका है कि अभी और क्या करना है, तो अभी PFI को हर एक घर में पहुंचाना है। वो कैसे करना है, तो बोल रहा है कि हर घर से कम एक मेंबर को बोलो कि PFI ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ जुड़े। अगर वो वहाँ पे ना कहते हैं तो बोलो कि ठीक है आप पार्टी में आइए, हमारा जो लोकल यूनिट्स है उसके साथ जुड़ जाइए। उसमें भी अगर ये बोलते हैं कि नहीं हम वहाँ पे भी नहीं आना चाहते हैं, तो किसी भी इस संस्था से जुड़ी और कोई भी संस्था है, कोई भी फ्रंट है कि हम योग सिखाते हैं, हम जो है कुरान सिखाते हैं, हम जो है सुन्नत बताते हैं, हम ये करते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके से उसमें जोड़ लो। वो भी अगर तैयार ना हो उसके लिए भी, तो हम मैगजीन्स या जो भी हमारा मटेरियल आता है रेडिकलाइजेशन के लिए, वो हम उनके घरों तक पहुंचाएं, बोले कि तुम पढ़ो, कम से कम एक आदमी इसको पढ़ना चाहिए हर घर से। उसके लिए भी कोई इनकार कर, देखिए कितना डिटेल्ड है, कितने चरण हैं, वो भी इनकार कर दे तो बोले कम से कम हमारे जो फेसबुक के ग्रुप हैं उस पर सक्रिय रहो, उस पर कमेंट करो, या जो हम लिख रहे हैं, जो हमारे वीडियो जा रहे हैं उसको देखो कम से कम। वो मतलब वही जो कंडीशनिंग बोलते हैं, किसी तरह से किसी भी चरण में तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी पार्टी का एक हिस्सा बनो। अब इसके बाद जो है उन्होंने बताया कि हम योगा सेशंस के नाम पे, हेल्दी इंडिया के नाम पे, हैप्पी इंडिया के नाम पे हम ऐसी सेशंस चलाएंगे, ऐसे हम वर्कशॉप्स करेंगे जो एक बस एक फसाड होगा, और उसके हम पीछे जो है हम एक्चुअल में वेपनरी की, हथियार कैसे चलाना है, और वो हथियार मतलब खाली चक्कू छुरी नहीं, वेपन्स एक्चुअल में। आपको ध्यान नहीं हो तो फिर याद दिला देता हूँ कि कैसे दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसमें फायर आर्म्स का भी इस्तेमाल हुआ था, उसमें राइफल्स का प्रयोग किया गया था, उसमें छोटे जो हैंडगन होते हैं छोटे वाले वैसे गन्स का प्रयोग किया गया था, दुनालियाँ चलाई गई थी, इस तरह के हर चीज़ को जो है एक तरह से चलाया गया था। तो वेपन्स का, एक्सप्लोसिव्स का कैसे बनाना है, उसको कैसे फेंकना है, कैसे करना है, इन सब की ट्रेनिंग जो है ये लोग देंगे। अब जो है कि इनके टारगेट पे कौन है, उसमें इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि संघ परिवार के या जो भी हिंदू से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जिस भी स्तर पे हैं, लोकल से लेके नेशनल लेवल तक, इनके सारी गतिविधियों का इनके पास डेटाबेस होना चाहिए। कौन कहाँ किस पद पर है, उसका घर कहाँ है, उसके घर में कितने लोग हैं, किस समय कहाँ आता है, किधर जाता है, ये क्या क्या जानकारी उठाता है, इन सब को हमारे रडार पे होना चाहिए, और ये हमारे एक सेंट्रल डेटाबेस में फीड होना चाहिए, और वो लगातार अपडेट होते रहना चाहिए। ये भी एक बात यहाँ पे बोली गई है। अब फाइनल शोडाउन इन्होंने लिखा है कि इस डिटेल का प्रयोग जो है, जो भी हम गैदर करेंगे संघ वालों का या हिंदुओं के जो समर्थन में खड़े रहते हैं, वोकल वॉइसेस जो हैं, जो इनके लिए बार बार बोलते हैं, उनका डिटेल इकट्ठा क्यों करना है, तो हम फाइनल शोडाउन जो होगा उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता है। और फाइनल शोडाउन का मैंने बताया कि चौथे चरण में वाइड स्प्रेड सिस्टमैटिक जो है एलिमिनेशन का इनका है, जेनोसाइड का, तो उसके लिए ये इस तरह का डेटा जो है इकट्ठा कर रहे हैं। अब फुल फ्लेजेड शोडाउन इनका क्या है, उसमें इन्होंने बताया है कि हम हमारे रिलेशन से हम जब ये मारकाट इधर मचाएंगे तो टर्की इसमें हमें सहयोग देगा, और बाकी भी इस्लामिक संस्थाओं से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि वो हमारे इस विज़न के लिए, इस मिशन के लिए हमें अभी से सहयोग दें, हम फंड जुटाएं, हम लोकल जो है छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, और हम उनको जो है वेपन्स प्रोवाइड कर सकें, उन्हें हम ट्रेनिंग दे सकें। और जब हम ये सब करेंगे तो उनको खाने पीने के लिए फ़ंड की भी आवश्यकता होगी, तो उनके घर वालों को भी जो है हम भूखा पेट नहीं रहने दें, इसके लिए विदेशों से लेंगे मतलब फंड। अब बात आता है कि मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने शुरू में भी कहा कि आप लोग पूछेंगे कि ये तो आप पूरा उनका जो एजेंडा है जो अंग्रेज़ी में है, जो किसी को नहीं पता था, आप तो नॉर्मल लोकल जो छोटे छोटे वल्नरेबल सेक्शन हैं मुस्लिम सोसाइटी में ही, उसको आप बता रहे हैं और बहुत ही तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं क्या करना है। मेरा ऑडियंस वो नहीं है, ये आपको भी पता है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें राष्ट्र के शत्रुओं का पता होना चाहिए कि कौन है, कहाँ पे है, क्या काम कर रहा है। ऐसे रेडिकल्स जितने भी हैं, आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे
तो हो सकता है आपको मिल जाएंगे कि कोई आपकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा हो। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की डिटेल में कुछ काम हो रहा है तो आपको जब ये पता है शुरू से अंत तक कि पहला से चौथा चरण क्या है, अभी मुसलमानों की स्थिति क्या है, अभी मुसलमान क्या क्या कर सकता है, तो इनसे मिलती जुलती संदिग्ध गतिविधि अगर कोई कर रहा हो तो हमें जो है तैयार रहना चाहिए। आपको ऐसे लोग मिले तो उसको रिपोर्ट कीजिए, अपने जो भी लोकल पुलिस थाना है उसको बताइए कि भाई ये डॉक्यूमेंट था और उससे मिलता जुलता काम यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे योगा सेशन के नाम पे लाठी चलाना, छुरा चलाना और बम बनाना सिखाया जा रहा है। अगर आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, पुलिस स्टेशन अगर आपके एडवर्स हो, आप वैसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे जो है आपके मतलब के लोग नहीं है या आपको भगा दिया जाता है, तो फिर आप दूसरी संस्थाओं की मदद लीजिए। वीएचपी वालों ने नंबर जो है जारी किया हुआ है, बजरंग दल के लोगों को आप जानते होंगे, संघ का कोई ना कोई वहाँ पे होगा, तो उनके थ्रू जो है आप इसको एस्केलेट करने की चेष्टा करते रहिए। और जब आपको ये सारी चीज़ें पता है कि आपकी गतिविधियों पर दृष्टि रखी जा रही है, तो फिर आपको भी आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। आपको भी उस तरह से अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने बच्चों को बताना होगा, सेंसिटाइज करना होगा कि किस तरह का माहौल बाहर बन रहा है और आज नहीं तो कल फाइनल शोडाउन जो है ये किस तरह से प्लान की जा रही है और वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो अगर उनको पहले से पता होगा तो पढ़ लिख कर अगर उस पोजीशन में जाते हैं जहाँ से वो कंट्रोल कर सकें, तो उनके बैक ऑफ माइंड में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे कि हमारे राष्ट्र के शत्रु कौन है और वो किस तरह से काम करना चाहते हैं। अब बात आती है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सरकार जो है इनको प्रतिबंधित क्यों नहीं करती है। सरकार इस देश में संस्थाओं को प्रतिबंधित करती है, लोगों को नहीं। यह दुर्भाग्य है। सिमी था इससे पहले, उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, जेएमआई को बता दिया, ये सबको। लेकिन क्या होता है कि संस्था फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उस संस्था से जुड़े जो लोग हैं वो नया बना लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों को ये पता नहीं है, वही लोग जो उसमें थे अब नए में आ गए। लेकिन वही है कि कोई पूछ रहा था किस मुहूर्त का की प्रतीक्षा की जा रही है, तो प्रतीक्षा तृप्तिकरण जब हो जाएगा पूरा उसका हो सकता है कि हो रहा होगा। तो मुझे तो यही लगता है। और यहाँ पे आप संस्था को बैन मत कीजिए, पीएफआई को, मतलब अकेले उसको बैन करने से कुछ नहीं होगा। उससे जुड़े जितने व्यक्ति हैं सबको पोटेंशियल टेररिस्ट की सूची में डालकर इनके लोकल थानों में और सेंट्रल एजेंसी भी इनके मूवमेंट्स को मॉनिटर करते रहे कि ये कहाँ बम बनाना सिखा रहे हैं, कहाँ पे योगा सेशन के नाम पे वेपनरी की ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ पे ये एक्सप्लोसिव फेंकना, उसकी तैयारी, दंगों में कैसे क्या करना है, इस सब की ट्रेनिंग वहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद आता है कि अंतिम है ये कि आपको और जो भी SC/STs देख रहे हैं इसको, तो आप समझ जाइए कि आपको किस तरह से हिंदू धर्म से विलग करने की साजिशें हो रही हैं। इस प्रयास के लिए आप सचेत रहिए कि अगर आपसे ऐसे लोग मिलते हैं और आपको भड़काते हैं, जबकि तथ्यात्मक आंकड़े अगर लिए जाएं, तो उसमें इस सरकार ने 2014 से अंत्योदय के लिए, मतलब जो सबसे वंचित, पीड़ित और पिछड़ा है, उसके लिए इस सरकार ने जितना काम किया सिर्फ 8 सालों में, उतना पिछले 70 सालों में सारी सरकारों ने मिला के नहीं किया है। तो इस तरह से अगर किसी को भड़काया जा रहा है तो आपको पूछना चाहिए कि आपके घर में बिजली जो है वो किस सरकार की देन है। आप जिस सड़क पे चल रहे हैं जो अच्छी होगी वो किस सरकार की देन है। आपको पूछना चाहिए कि LED लाइट्स किस सरकार की देन है, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर आपके यहाँ आया वो किसकी देन है, आपको जो घर मिल रहा है वो किसकी देन है, आपके घर में पशुओं का चारा जो है उसके लिए सरकारी योजनाएं बना रही है वो किसकी देन है, मनरेगा का अमाउंट किसने बढ़ाया। इन सब को लेकर कोविड के टाइम में आपको भोजन कौन दे रहा है, ये सब किस सरकार की देन है। इस सब को लेकर आपको सेंसिटाइज करना होगा अपने वैसे मित्रों को जो उस राह पे जा रहे हैं जिस राह पे उन्हें नहीं जाना चाहिए। और हाँ, वोट जो है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता से कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भी इधर उधर डिगेंगे तो आप देख लीजिए कि किस तरह के प्रयास चल रहे हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और किस तरह से आपके सब्जुगेशन के, आपके दासत्व की तैयारी जो है की जा रही है।
अब बात आती है कि हमें और आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप जो है सेंसिटाइज कीजिए अपने वैसे दोस्तों को जो अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं और जो ये भीम मीम के इसमें जो है फंस रहे हैं। उन्हें बताइए कि किस तरह की साजिश हो रही है और इस डॉक्यूमेंट में कैसे बताया गया है कि एक बार जब वो पावर की पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो फिर तुम्हें एनाइलेट कर देंगे, तुम भी उनके लिए काफिर ही हो। और काफिर तो उनके लिए वो भी है जो उन्हीं की धर्म का है। आपको याद होगा पाकिस्तान में काफिर काफिर शिया काफिर की बातें हो रही थी। आप याद कीजिए, जाकिर नायक से किसी ने पूछा कि वैसे लोग जो काफिर हैं लेकिन हमारी मूवमेंट के लिए, हमारे आंदोलन में या हमारे विचारधारा में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, तो क्या वो भी हेल में ही जाएंगे, वो भी नरक में जाएंगे? तो जाकिर नायक ने रवीश के बारे में वो पूछ रहा था, तो जाकिर नायक ने बताया कि नहीं, जाएगा तो नरक में ही क्योंकि वो काफिर है, लेकिन उसके लिए नरक भी जो है अलग अलग लेवल का होता है, तो थोड़ा बढ़िया वाला नरक में जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि फाइनल शोडाउन जब 4th स्टेज का इनका होगा तब ये एससीज और एसटीज भी जो आज भीम मीम और अंबेडकर के नाम पे जिन्हें ये मुस्लिम संस्थाएं जो अपने साथ जोड़ती हैं, उनका हश्र जो है यही होने वाला है कि उन्हें यूज करके डिस्पोज कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को भी नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। हमारा सहयोग जैसे भी कर सकते हैं करते रहिए, अभी तक कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जुड़े रहिए, देखते रहिए डू पॉलिटिक्स। नमस्कार।